हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीसी। आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर से। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है इसी चैप्टर पर, जिसमें मैं कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बच्चे। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है, एमसीक्यू फिजिक्स 11। इस प्लेलिस्ट में आपको इस चैनल पर सभी एमसीक्यूज पर वीडियोस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से। अगर आपको इंडिविजुअल वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से किसी भी इंडिविजुअल वीडियो का आप लिंक पा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए। पेन पेपर लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से देखेंगे। फॉर अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन एंड ए परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस देख लीजिए बच्चे। यानी एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है और एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होंगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बच्चों हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं। ध्यान देना बेटा, हम इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं, राइट। और हम इसको ई से डिनोट करते हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। मान लीजिए दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल का मास बच्चे कितना है? एक पार्टिकल का मास m है, m1 है। और दूसरे पार्टिकल का मास बच्चे कितना है? m2 है। m1 जो है वो u1 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है m2 की तरफ, और m2 मूव कर रहा है u2 से। अलोंग एक्स एक्सिस कह लीजिए। दोनों का हो जाता है कोलिजन, राइट। दोनों का हो जाता है कोलिजन। कोलिजन के बाद लेट्स से m1 मूव करता है v1 वेलोसिटी से, और m2 मूव करता है बच्चे v2 वेलोसिटी से, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है कि u1 वेलोसिटी से m1 जो मूव कर रहा है, वो m1 पार्टिकल जो है वो कितनी वेलोसिटी से m2 के क्लोज जा रहा है, यानी अप्रोच कर रहा है। जैसे मान लीजिए m1 पार्टिकल अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है राइट में, और m2 मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो जाहिर सी बात है m1 m2 में जाके टकराएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कहें कि m1 m2 के क्लोज कितनी स्पीड से जा रहा है, तो वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। क्योंकि m2 भी 5 से चल रहा है और m1 भी 10 से चल रहा है, तो खुद m2 5 से चल रहा है, इसलिए उसको लगेगा कि m1 5 मीटर पर सेकंड से उसके क्लोज आ रहा है। सो हमने क्या किया? 10 माइनस 5 किया। सो यहीं से हमने निकाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की u2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2, राइट। तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अभी हम बात करें कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद, यहां पर कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? सेपरेशन का मतलब कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर कौन जा रहा है? m2 दूर जा रहा है m1 से। दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी है, लेकिन अगर हम कहें कि m2 m1 से कितनी स्पीड से दूर जा रहा है, तो वो क्या होगा? v2 माइनस v1, जैसा हमने अभी किया था बिफोर कोलिजन। लेकिन हम इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बच्चे हम इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। अभी देखिए इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? u1 माइनस u2 इक्वल होता है v2 माइनस v1 के। कहने का मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होता है। तो उस केस में e की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? e की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये रेशो है दोनों का। और जब दोनों ऊपर नीचे क्वांटिटी सेम हो जानी है तो e की वैल्यू हो जानी है 1। तो ये हो गई बात परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की।
अगर हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में बच्चे कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। देखिए यहां पर परफेक्ट समझेंगे, परफेक्ट में m1 m2 दोनों स्टिक कर जाएंगे, जैसे कि यहां पर कोलिजन के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से साथ साथ मूव करेंगे, m1 भी और m2 भी। ये हो गया m1, ये हो गया m2, दोनों की वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन क्या होगा, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो v2 माइनस v1 क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर v2 माइनस v1 जीरो हो गया। और अगर हम e की फॉर्मूले में v2 माइनस v1 की जगह जीरो रखेंगे तो e की वैल्यू क्या आ जानी है बच्चे, e की वैल्यू आ जानी है जीरो, क्योंकि e होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और v2 माइनस v1 हो गया जीरो, तो e की वैल्यू हो गई जीरो। सो इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू 1 और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर देखिए 1 0 कहाँ पर लिखा हुआ है, 1 0, क्योंकि हमने रेस्पेक्टिवली बताना है। पहले परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू बतानी है ई की, फिर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बोथ ए एंड बी यानी दोनों कंजर्व होंगे, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो बेटा अगर आपको याद हो, जब आपने कोलिजन पढ़ा था तो हमने कोलिजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो जल्दी से याद कीजिए। एक थी इलास्टिक कोलिजन, राइट, और दूसरी थी इनइलास्टिक कोलिजन, है ना, इनइलास्टिक और इलास्टिक। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो हमने इसमें बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है ना बच्चों। इन इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ओके। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं होती। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी भी दोनों में कंजर्व होती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। ये सब पॉइंट्स हमने पढ़े थे, जैसे कंजर्वेटिव, यहाँ पर फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं इलास्टिक में, इन इलास्टिक में सम ऑफ द फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों में कंजर्व नहीं है। सो इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन अगर हम बात करें, दोनों कोलिजन की बात करें या किसी भी कोलिजन की बात करें, तो लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ऑलवेज कंजर्व। सो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। A light body and a heavy body have same linear momentum. Which one has greater kinetic energy? ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। कह रहे हैं एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक, अगर लीनियर मोमेंटम सेम है तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी, हैवियर की या लाइटर की। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक हैवियर बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है। तो हमने मान लिया एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और हमने कहा m1 इज लेस देन m2 है, यानी फर्स्ट बॉडी का मास कम है सेकंड बॉडी से, राइट। तो ये हमें याद रखना है। अभी हम थोड़ा सा एक रिलेशन ऑब्टेन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चे, याद रखना, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं हाफ एम बी स्क्वायर में ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी, यानी ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर इंटू एम बाई एम। ध्यान से समझेंगे बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, राइट। और हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम, क्योंकि एम बी होता है पी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया पी। यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन बनकर आया पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ओके बच्चों, अभी ध्यान देना यहाँ से कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बॉडी लाइटर है, एक बॉडी हैवियर है, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है। तो अगर एक की काइनेटिक एनर्जी k1 और दूसरे की k2, तो दोनों का मोमेंटम तो सेम है। सो काइनेटिक एनर्जी मास पर किस तरह रिलेट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी
कम और जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A light body and a heavy body हम say have same kinetic energy which one has greater linear momentum। देखिए जस्ट क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है इस बार, यानी इस बार भी एक लाइट बॉडी है और एक बच्चे हैवी बॉडी है। तो हमने कहा एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। m1 इज ग्रेटर देन m2 कह लेते हैं इस बार, या m1 इज लेस देन m2, जैसा आपकी इच्छा हो। चलिए हम अगेन वही ले लेते हैं, m1 इज लेस देन m2। पहली वाली बॉडी का मास कम है, सेकंड वाली बॉडी का मास ज़्यादा है। तो अगर इस बार दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब k1 इक्वल्स टू k2। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हमने क्या रिलेशन ऑब्टेन किया था, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m k और p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है और 2 भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मोमेंटम मास पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो जिसका मास ज़्यादा है m2 का, उसी का ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी p1 लेस देन p2। p2 यानी सेकंड पार्टिकल का ही मोमेंटम ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड और वी सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हैवियर बॉडी विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, हैवियर बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से पढ़िए। इफ स्ट्रेच इन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज डबल्ड, यानी कि स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है बच्चों, उसमें स्ट्रेच को हमने डबल कर दिया है, देन द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल फोर्स इन द स्प्रिंग इज, ऑप्शंस देख लीजिए। यानी जो रेशियो ऑफ फाइनल और इनिशियल फोर्स का जो रेशियो होगा बच्चों, क्या होगा इनमें से हमें फाइंड करना है ऑप्शंस में से। तो समझ लेते हैं, मान लीजिए बच्चे हमारे पास कोई स्प्रिंग है इस तरीके से, और इसका जो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। कितना स्ट्रेच किया हमने, एक्स स्ट्रेच किया। तो यहाँ पर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पर लगेगा वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स। तो हमने इसको बोल दिया फोर्स 1 इनिशियली, जब हमने उसमें स्ट्रेच एक्स प्रोड्यूस किया। फिर हमने उसको स्ट्रेच को दोगुना कर दिया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है 2x। इनिशियल पोजीशन से हमने उसको स्ट्रेच कितना दिया, 2x। तो अगेन अब यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा k इंटू 2x, राइट। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, फाइनल और इनिशियल का रेशो क्या होगा, F2 अपॉन F1 क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। k 2x अपॉन के एक्स, के से k कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या रेशियो आया, 2/1, यानी जिसको हम लिख सकते हैं 2:1, राइट। तो F2 और F1 का रेशियो क्या हो गया बेटा, 2:1। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इफ स्ट्रेच इन स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज डबल्ड, यानी सेम चीज जैसा कि पहले दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द टू केसेस इज, यानी इस बार एनर्जी का रेशियो बताना है बच्चे। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स है यहाँ पर एक्सपेंशन। तो सोचिए अगर हमने स्प्रिंग में एक बार एक्सपेंशन कितना दिया, एक्स दिया, और दूसरी बार उसी स्प्रिंग में, सेम स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन दिया, 2x दिया। तो दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो है वो क्या होगा। सो अगर हमने इनिशियली x दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वन वाले केस में P1 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाले में हो गई Pe2 इक्वल्स टू हाफ के 2x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हाफ के इंटू 4x का स्क्वायर।
अब इन दोनों का रेशो निकाल देते हैं। रेशो क्या आ जाएगा बच्चे, PE2 बाई PE1 इक्वल्स टू हाफ के 4x² अपॉन हाफ के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हाफ के से हाफ के कैंसिल, क्या बचा बच्चे 4/1 यानी 4:1 बाई PE2 और PE1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फाइनल और इनिशियल का रेशो क्या हो जाएगा 4:1। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे एमसीक्यूज, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं। पहले हमें ऐसे एमसीक्यूज करने हैं फिर टफ की तरफ चलना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, two masses one n times heavier than other are dropped from same height, the ratio of moment of heavier mass to lighter mass just before they hit the ground is। ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये कह रहे हैं बच्चे एक मास है जिसका, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है n टाइम्स ऑफ प्रीवियस यानी nm। दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप कराया गया, फ्री फॉल हो गया, ये ग्राउंड है, इसकी भी हाइट h, इसकी भी हाइट h। तो पूछ रहे हैं जब ये जस्ट हिट करेंगे तो उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। अगर हमने इसको P1 बोला, इसके मोमेंटम को P2 बोला, तो फ्री फॉल में ध्यान दें कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी जस्ट वो हिट करने वाले होते हैं जब, वो सेम होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ मास। क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता लग जाता है v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, ये हाइट हो गई। तो देखिए यहाँ पर u² यानी u इनिशियली तो दोनों का जीरो है, फ्री फॉल है, दोनों को ड्रॉप कराया जा रहा है, तो v कितना आ जाता है √2gh। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पर, हाइट दोनों की सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती नहीं है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। सो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा mv और P2 हो जाएगा n इंटू m इंटू v, क्योंकि इसका मास है nm, पहले वाले का n टाइम्स। तो इनके रेशो क्या होंगे, P2 अपॉन P1, दोनों के मोमेंटम का रेशो क्या होगा nmv अपॉन mv, mv से mv कैंसिल, क्या आ गया बच्चे n/1, यानी n/1। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, n/1 का रेशो होगा उनके मोमेंटा का। मोमेंटा का मतलब मोमेंटम का प्लूरल, दोनों के मोमेंटा की बात कर रहे हैं तो मोमेंटा बोलेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसको नोट कर लीजिए n/1। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Two masses one n times heavier than other have equal kinetic energy. The ratio of momenta of heavier mass to lighter mass is। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, दूसरा पार्टिकल है उसका मास है बच्चे कितना, पहले वाले का n टाइम्स, तो इसका मास हो गया बटे n इंटू m। बोले दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी k1 इक्वल टू k2। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, k इक्वल्स टू p² अपॉन 2m, और हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू √2mk। अब काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, इसका मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो अगर एक का मोमेंटम हो गया बच्चे कितना P2 और एक का हो गया P1, सो इसी रिलेशन में हम दोनों को पुट कर देंगे। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और P2 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nm। अगर हम दोनों का रेशियो निकालें, यानी कितना, जल्दी बताइए बच्चे, P2 अपॉन P1 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी से देखिए यहाँ पर, √nm अपॉन √m। तो √m से √m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √n अपॉन 1, यानी √n/1 होगा यहाँ पर रेशियो दोनों के मोमेंटा का। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, √n/1 का रेशियो होगा उनके मोमेंटा का। तो इसी तरह आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसी तरह एमसीक्यू वीडियोस धीरे धीरे हम चैप्टर्स पर भी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर देंगे, राइट। हम क्लास 10th के लिए भी चैनल बना रहे हैं और हम 12th के लिए भी सभी सब्जेक्ट्स पर चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप रेडी हो जाइए अच्छे से स्टडी करने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीसी फिजिक्स।